हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम करंट अफेयर्स देखेंगे। करंट अफेयर्स के दो पार्ट आपके ऑलरेडी आ चुके थे, ये थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट में मेनली हम इकोनॉमिक घटनाक्रम देखेंगे, जो भी आर्थिक घटनाक्रम हुआ है उसको देखेंगे। देखो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। एक होगा आर्थिक समीक्षा, जो देश की वर्ष भर की वर्ष भर की जो इकोनॉमिक प्रगति होती है अलग अलग क्षेत्रों में, प्लस जो प्रोस्पेक्टस होते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। आर्थिक समीक्षा में वो सारी चीज़ें दी रहती हैं। बजट से एक दिन पहले आता है, जैसे 1 फरवरी को बजट आता है आपका। अब ये इकोनॉमिक सर्वे कब आएगा आपका? 31 जनवरी को। केंद्रीय बजट देखेंगे फिर हम क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, किस किस चीज के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है। ठीक है, किस संविधान के अनुच्छेद के तहत बजट आता है, ये कितनी प्राप्तियां रही हैं, कितना खर्चा है, कितना राजस्व घाटा है, सारी चीजें वन बाई वन करके डिटेल में देखेंगे। फिर प्रमुख मंत्रालयों को क्या क्या आवंटन किया गया वो देखेंगे। फिर आगे देखेंगे 7 बजट की कुछ प्राथमिकताएं हैं, तो टोटल 7 प्राथमिकताएं हैं, इनको डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी है। सप्तऋषि इनको बोला गया है। बजट 2023 और 24 में कुछ नई योजनाएं जो लागू की गई हैं वो देखेंगे। यूपी का, फिर ये तो केंद्र की सारी चीजें हो गई। फिर देखेंगे यूपी का बजट 2023-24 का। तो बजट हमेशा ना अनुमान होता है, पूरा साल भर का आय और व्यय का एक लेखा जोखा होता है। तो आय का भी अनुमान लगाते हैं हम कि यहाँ यहाँ से आय होगी, और व्यय का भी अनुमान लगाते हैं। फिर मौद्रिक नीति वक्तव्य, मौद्रिक नीति कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक। तो ये हर 2 महीने में एक बैठक करते हैं, एमपीसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। वो अपने एक वक्तव्य जारी करता है, प्लस साथ में दर बताता है कि दर जैसे रेपो रेट कितनी होगी, रिवर्स रेपो रेट कितनी होगी, बैंक दर कितनी होगी, एमएसएफ कितनी होगी, सीआरआर कितनी होगी, वो उन सब पे बात करेंगे। फिर आगे चलेंगे तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक देखेंगे हम डिटेल में, और फिर मानव विकास रिपोर्ट देखेंगे 2022 की। ठीक है, ये सारी चीजें आज के उसमें हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स वाला एक पार्ट और आएगा इकोनॉमिक्स का ही। अब इसको पहले हम सोच रहे थे कि 4 पार्ट में लेके बड़े बड़े पार्ट बना दें, लेकिन अब हमने सोचा है कि थोड़े पार्ट छोटे भी होंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाएंगे और अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। तो हो सकता है पार्ट आपके 6 और 7 पार्ट में आ जाएगा। पार्ट 3 है ये, आर्थिक समीक्षा देख लेते हैं 2022-2023 की। आगामी मार्च तक भारत की जीडीपी कितनी? $3.5 ट्रिलियन हो जाएगी। 31 जनवरी को ये इन्होंने बोला। दैट मीन्स ये जो मार्च निकल गई है 2023 की, यहाँ तक ये हो गई होगी। ठीक है, ये अनुमान लगाया था। वृद्धि दर का जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट होती है उसका अनुमान लगाया था इन्होंने 6.5 से 7% होगी। तो वो हल्का बता देते हैं। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है एक वर्ष के अंदर देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं। सभी अंतिम वस्तु वो होती हैं जो आप तुरंत उपयोग कर पाओ, उपयोग हेतु जो उपलब्ध रहे। मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जो किसी वस्तु को बनाने में उपयोग होती हैं। जैसे मोटरसाइकिल है तो टायर, टायर वगैरह क्या हो गया? टायर, ट्यूब, ब्रेक, ये सब ये हो गए मध्यवर्ती। और अंतिम वस्तु क्या होगी? मोटरसाइकिल। तो सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं जो आपके घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित हो, चाहे वो देश के लोगों ने की हो चाहे विदेशी ने, वो आपकी जीडीपी कहलाती है। ठीक है, तो इस जीडीपी का वृद्धि दर का अनुमान लगाया इन्होंने 6.5 से 7% होगी 2023 में। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय क्या होता है? तो पूंजीगत व्यय होता है ऐसी परिसंपत्तियों पर व्यय जो क्या है? परिसंपत्ति का अर्जन हो, परिसंपत्तियों पर व्यय हो। मेनली कुछ संपत्ति जैसे रोड हो गया, इसके बाद हवाई जहाज हो गए, और भी कोई चीज खरीदी जिससे संपत्ति बने, कोई बिल्डिंग बना दी, इन सब चीजों से, अस्पताल हो गए, ये सब पूंजीगत व्यय होता है। जो राजस्व व्यय होता है वो ये होता है सैलरी, पेंशन, कोई और खर्चा, है ना, तो ये राजस्व व्यय हो गया। तो पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना? 2.5% हो गया। ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। पहले कितना था? 1.7%। आगे देख लेते हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी।
प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जिस पे लगाया जाता है वही उसको पे करता है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर आपका जीएसटी होता है, प्रत्यक्ष कर इनकम टैक्स होता है। इतना ध्यान रखो, बाकी चीजें जब इकोनॉमिक्स कराएंगे तो ज्यादा डिटेल में बता देंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स हो गया, सीआईटी हो गया, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, परिसंपत्ति कर हो गया, ये आपके प्रत्यक्ष कर हो गए। अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैल्यू एडिशन टैक्स हो गया, वैट हो गया, सेल टैक्स हो गया, ये सब। तो प्रत्यक्ष कर का परसेंटेज कितना है, 52%, जिसमें निगम कर 26% और व्यक्तिगत आय कर 26%। मतलब ये कंपनी का इनकम टैक्स है और ये व्यक्ति का इनकम टैक्स है, 26% है। ये सकल कर, टोटल जो कर राजस्व से जुटाया गया, करों से जो टोटल राजस्व जुटाया गया वो 52% आपका प्रत्यक्ष करों से आया। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। प्रत्यक्ष कर अगर आपके ज्यादा योगदान दे रहे हैं तो वो किसी भी अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति दिखाता है। अप्रत्यक्ष कर 48% है, जिसमें सीमा शुल्क कितना 8%, उत्पाद शुल्क 12% और जीएसटी आपका देखो कितना 28% का योगदान दे रहा है। तो अगर ओवरऑल करों में देखो तो जीएसटी सर्वाधिक योगदान दे रहा है। केंद्रीय बजट 2023-24 देख लेते हैं। अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार संसद में पेश करती है। विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक दोनों पारित कराने पड़ते हैं। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में वोटिंग होती है। ठीक है, धन विधेयक की तरह पेश होता है। कुल बजट अनुमान कितना है, 45.03 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति आय भारत की चालू कीमतों पे, ये मार्केट प्राइस पे बात हो रही, तो इसके हिसाब से प्रति व्यक्ति आय भारत की है 1,72,000। जबकि ऐसा नहीं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। सिक्किम में अलग है, गोवा में अलग है, पंजाब में अलग है, ठीक है, यूपी में अलग है। बजट का समय क्या है, 1924 से 1999 तक क्या रहा है, फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन, फरवरी का जो अंतिम कार्यात्मक दिन होता है उस दिन बजट आता था। 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन बजट पेश होता था। ठीक है, 2016 तक ऐसा चलता है। 2017 से 1 फरवरी को बजट आने लगा। 2017 से ही एक और चेंज आया कि पहले रेल बजट अलग आता था। रेल बजट क्या होता था, पहले अलग आता था और नॉर्मल बजट अलग आता था। 2017 से इन्होंने रेल बजट और मेन बजट को मर्ज कर दिया। अब देखते हैं पैसा आता कहाँ से है। तो उधारी, जो भारतीय गवर्नमेंट ने उधारी ली खासतौर से कोरोना काल से, आफ्टर कोविड, तो ये आपकी उधार 34% तो उधारी से आया, बजट का हिस्सा आएगा जो अनुमानित है। जीएसटी से 17%, सीआईटी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 15%, इनकम टैक्स से, पर्सनल इनकम टैक्स से 15%, संघ की जो उत्पाद शुल्क है उससे 7%। फिर खर्च कहाँ होगा, जो आय होती है और व्यय दोनों बराबर होना चाहिए बजट में। जितना आप आय करोगे उतना ही व्यय की भी मदद दिखाओगे। ब्याज भुगतान में 20% चला जाएगा। जो इधर उधार ले रहे हो पहले लेके रखा है, इसकी किस्त जाती है तो 20% जो आपका खर्चा है वो तो सीधी किस्त भरने में चली जाएगी। फिर राज्यों का हिस्सा है 18%, करों में राज्यों का अलग हिस्सा रहता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है 17%, केंद्र प्रायोजित योजना है 9%, रक्षा में 8% जाएगा, सब्सिडी में 7% और पेंशन में 4%। अब प्रमुख मंत्रालयों को देख लेते हैं, आवंटन कितना हुआ। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़। यूपीपीसीएस जो इस बार का हुआ है प्रीलिम्स, डायरेक्ट उसमें आवंटन पूछे गए, ये ध्यान रखना। तो हर एग्जाम में आपके आवंटन कितना पैसा किस मद में कैसे स्टार्ट हुआ ये सब पूछा जा सकता है। वीडियो में भी बहुत डिटेल में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें इसको। रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे जो मंत्रालय है उसको 2.70 लाख करोड़, रेलवे को 2.41 लाख करोड़, गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़, इसके रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.78 लाख करोड़, ग्रामीण विकास को 1.60 लाख करोड़। प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं जिसको आवंटन मिला है। तो एक है जल जीवन मिशन 70,000 करोड़, पीएम आवास है आपकी 79,500 करोड़, 79,500 करोड़। इसका बढ़ा दिया गया क्योंकि 2024 तक हर घर तक नल पहुंचाने का लक्ष्य है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन चला था 2019 तक लक्ष्य था उसका शौचालय बनाने का, वैसे ही इसका लक्ष्य है, इसलिए इसका बजट आवंटन बढ़ाया गया। खाद्य सब्सिडी कितनी है, 1.97 लाख करोड़। और उर्वरक जो आपकी यूरिया वगैरह पे डीएपी पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, वो कितनी 1.75 लाख करोड़ रुपये उर्वरक पे जाता है और खाद्य सब्सिडी पे 1.97 लाख करोड़ जाता है। कृषि ऋण कितना है, 20 लाख करोड़ तक देने का लक्ष्य रखा है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, जब 15 लाख करोड़ था तब भी आया था,
लक्ष्य जब 17 लाख करोड़ तक था तब भी आया था। अब इन्होंने 20 लाख करोड़ तक का लक्ष्य रख दिया है कि इतना कृषि ऋण देना है। ठीक है, 7 प्राथमिकताएं देख लेते हैं। बजट की 7 प्राथमिकताएं इन्होंने तय की हैं कि इन क्षेत्रों को हम प्रायोरिटी पर रखेंगे। वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो है समावेशी विकास, दूसरा है वंचितों को वरीयता, तीसरा है बुनियादी ढांचा और निवेश, चौथा है क्षमता विस्तार, पांचवा है हरित विकास, छठवां है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों पे इनको क्या करना है, फोकस करना है। तो समावेशी विकास क्या होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब विकास प्रोसेस में सभी अपनी अपनी क्षमतानुसार भागीदारी करें, सबकी भागीदारी हो और उसी हिसाब से क्षमतानुसार अपना लाभ कमाएं। ये होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सभी की भागीदारी हो, जितनी भागीदारी हो, जिस हिसाब से वो कार्य कर रहा है उस हिसाब से वो लाभ कमाए। वंचितों को वरीयता देना, बुनियादी ढांचा और निवेश। बुनियादी ढांचा यही होता है पावर, ट्रांसपोर्ट, संचार, कम्युनिकेशन, अस्पताल, इसके बाद आपके शिक्षा वाले जो स्कूल वगैरह हैं, कॉलेज हैं, इन सब पे काम करना। ठीक है, क्षमता विस्तार, क्षमता विस्तार में स्किल डेवलपमेंट आ जाता है एक तो, और प्लस अलग अलग क्षेत्रों का क्षमता विस्तार, जैसे आ रहा है आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें क्या कर रहे हैं कि उस क्षेत्र की, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की क्षमता बहुत ज्यादा विस्तारित कर दी। तो मोबाइल मेकिंग में इंडिया दुनिया का 2nd नंबर पे, सबसे ज्यादा उत्पादन मोबाइल का इंडिया में होने लगा। हरित विकास मतलब पर्यावरण को साथ में लेके चलना। फिर युवा शक्ति, युवाओं पे तो ध्यान देना पड़ेगा, वैसे ध्यान दिया नहीं जा रहा है। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी समझो दर एक हिसाब से देखो तो प्राइवेट जॉब कर रहा है आदमी बट सेटिस्फाइड नहीं है। वित्तीय क्षेत्र पे ध्यान देना है, इसके लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। यूपीआई चल रहा है आपका, इसके बाद गिफ्ट सिटी चल रही है, फाइनेंशियल टेक सिटी, इसके बाद वहाँ पे गिफ्ट सिटी में बहुत सारे काम चल रहे हैं। आगे देखोगे 3 से 4 साल में वित्तीय क्षेत्र में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। यूपीआई को दुनिया भर के देश एक्सेप्ट कर रहे हैं। रुपया जो मुद्रा है उसमें लेन देन करने जा रहे हैं दुनिया भर के देश। ब्रिक्स एक करके अलग से मुद्रा बनाने की बात हो रही है कि ब्रिक्स की अलग से मुद्रा हो। डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है ना। डिजिटल तो रुपया हो ही गया और डिजिटल इंडिया हो गया कि डिजिटली पेमेंट होने लगा। आगे आते हैं, प्रमुख तत्व और देख लेते हैं बजट की। राजस्व घाटा कितना है, 8,69,885 करोड़, 2.9% है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा होता है जो दैनिक खर्चे होते हैं उनका, इससे कुछ आप संपत्ति नहीं बनाते। और राजकोषीय घाटा कितना, 17,86,816 करोड़, ये कितना 5.9% ऑफ जीडीपी। कोविड काल में 9.5% तक पहुंच गया था। अब पिछले साल ये 6.4% पे इसको रोकने की बात हुई थी। नहीं तो जो आपका एक सरफेसी एक्ट आया था, इसी के साथ आया था एक FRBM एक्ट। इस एक्ट में लिखा था कि 3% तक अपने को राजकोषीय घाटा को क्या करना है, फिक्स करना है, और जो आपका राजस्व घाटा है उसको तो 0 करना है। लेकिन अब ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। ये बहुत पहले करना था, आज से 10 साल पहले, लेकिन हर बार इसकी डेडलाइन बढ़ाते जा रहे हैं और ये हो नहीं पा रहा। राजकोषीय घाटा 2020-21 में कितना है, 9.2%। 2021-22 में देख लीजिए कितना है, 6.7%। 2022-23 में 6.4% का इन्होंने लक्ष्य रखा था और ये प्राप्त भी किया। 23-24 में आपको बता दिया। प्राथमिक घाटा देख लेते हैं। प्राथमिक घाटा 2023-24 में 2.3%। प्राइमरी घाटा वो होता है कि जिसमें आप क्या करते हो, पहले से जो ब्याज की किस्त है जो आप दे रहे होते हो उसको शून्य कर देते हो, फिर जो घाटा है उसको मानते हो कि इतना कर्ज लिया ये है। और घाटा का मतलब ही होता है कि जितनी आपकी व्यय है और जितनी आय है, तो आय जो आपकी टोटल आय जो देश से होती है, कर वगैरह गैर कर राजस्व से, आय प्लस क्या करते हो आप, उधार लेते हो। आय प्लस उधार इज इक्वल टू व्यय होता है। तो जो उधार होता है वो होता है आपका घाटा किसी बजट का। इसमें आय निकाल दो जो आपकी गैर कर राजस्व आय और व्यय है, और जो उधार आप लेते हो वो घाटा है। तो आय प्लस घाटा कर देते हो तो व्यय के बराबर होता है। बजट 2023-24 में नई योजनाएं देख लो कौन कौन सी शुरू हुई। मिस्ट्री करके एक योजना शुरू हुई, किस लिए था ये,
तटीय पर्यावरण की रक्षा हेतु मैंग्रोव वृक्षारोपण। मैंग्रोव वृक्ष का क्या है? वृक्षारोपण। इसका फुल फॉर्म क्या था? हिंदी में देख लो, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल। यह है मिस्टी का फुल फॉर्म। तट रेखा के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव क्या लगाना, ये इसका उद्देश्य है कि जो आपका समुद्र होता है, ऐसे ये तट रेखा है, तो यहाँ आसपास क्या लगाना है आपको? मैंग्रोव वृक्ष लगाना। ठीक है। कहीं कहीं लवणीय भूमि, जहाँ पे भी लवणीय भूमि हो वहाँ पे भी मैंग्रोव लगा सकते हो, यहाँ पे वो हो जाते हैं। और मैंग्रोव के बहुत सारे फायदे हैं। भूमि का कटाव रोकता है, मृदा क्षरण रोकता है, पर्यावरण को फायदा पहुंचाता है ना, आपदाओं से बचाता है, बाढ़ तूफान वगैरह से। दूसरी स्कीम चली पीएम प्रणाम, प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम। इसमें क्या था? इसका फुल फॉर्म देख लो, हिंदी में क्या है? पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु पीएम मतलब प्रधानमंत्री कार्यक्रम। ये पूरा फुल फॉर्म है इसका कि पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम। अब कैसे पृथ्वी माता का पुनरुद्धार होगा बता देता हूँ। मिट्टी है, खेती कर रहे हो, खेती जब हुई, हरित क्रांति आई, तो क्या हुआ? उर्वरकों का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। उर्वरकों का उपयोग, तो मृदा की क्या हुई? उसमें अम्लीयता प्लस क्षारीयता में वृद्धि हुई। अम्लीयता प्लस क्षारीयता। क्षारीयता में कैसे वृद्धि हुई? कि जब आपने बड़े पैमाने पर सिंचाई की, तो सिंचाई में कोई भी जल होता है उसमें लवण तो होते हैं, सॉल्ट होते हैं। जब बाष्पीकरण हो गया तो पानी तो उड़ जाता है, सॉल्ट बैठे रहते, फिर सिंचाई की, फिर सॉल्ट। इस तरीके से आप देखोगे हरियाणा और पंजाब की जमीन प्लस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो गई, लवणीय भूमि हो गई। ठीक है। तो लवणीयता में वृद्धि हो गई। जब इसकी वृद्धि होगी तो अब इसको क्या करना है? पुनरुद्धार करना है। इसी के लिए योजना आई कि राज्यों तथा यूनियन टेरिटरीज इनको क्या? उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा वैकल्पिक उर्वरक। वैकल्पिक उर्वरक में क्या आते हैं? जैविक उर्वरक। इनके प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना। अगला देख लेते हैं, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। विश्वकर्मा क्या थे? विश्वकर्मा एक मेकर थे, कोई चीज बनाते थे। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? जो भी कोई चीज बनाए, हस्तशिल्प हो चाहे कारीगर हो, उनकी बात हो रही है। ठीक है। तो उत्पाद बनाने वालों के लिए वित्तीय सहायता देना, गुणवत्ता के लिए अलग से प्रमाणन करना, स्किल डेवलपमेंट करना, ये सारा काम इसमें होगा। फिर एक काम हुआ कृषि वर्धक निधि। एक फंड की स्थापना की गई जिसका काम होगा एक्सेलरेट करना एग्रीकल्चर को। वैसे एक दलवाई कमेटी बनी थी, अशोक दलवाई कमेटी, उसमें था 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। 22 तो निकल गया, आय दोगुनी नहीं हुई, अभी पता भी नहीं चल रहा, कोई इसकी चर्चा भी नहीं होती। ठीक है। हाँ, कुछ फंड, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड 1 लाख करोड़ का पिछले साल गवर्नमेंट ने दिया था, ऐसी चीज़ें देती रहती। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, इसके लिए कितना? 2200 करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई है बजट में। मिलेट, क्योंकि 2023 क्या है आपका? मोटे अनाजों का वर्ष है यूनाइटेड नेशंस का, इंडिया के कहने पे बनाया, तो इंडिया ही इसके लिए क्या बजट दे रहा है, अन्न पहले कर रहा है। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र, एक वैश्विक केंद्र की स्थापना की। इसको मिलेट को बोला गया। मोटे अनाज में बहुत सारे आते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, ये सब आते हैं मोटे अनाज में। तो इन सबको मिला के बोला गया श्री अन्न है। और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, इसको एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया। एक काम करेगा किसके लिए? श्री अन्न के बढ़ावा देने के लिए। फिर अगला काम क्या किया? बच्चों तथा किशोरों हेतु क्या किया? राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। डिजिटल पुस्तकालय में पुस्तकालय ई बुक के रूप में रहेंगे, डिजिटली रूप में रहेंगी, लोग कहीं पे पढ़ जाएंगे तो पढ़ना थोड़ा सुलभ हो जाएगा। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, तो अभी तक क्या चल रहा था? आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसमें बड़ा अच्छे से चल रहा था। देश भर के इन्होंने क्या किया था? 112 जिले जो अत्यंत सबसे ज्यादा पिछड़े हुए उनको शामिल किया था। यूपी के भी 8 जिले थे इसमें। इनका क्या किया था? तीव्र गति से विकास करने की योजनाएं आ रही थी। केंद्र का जो सचिव स्तर का एक अधिकारी रहता था, वो इसका नोडल एक एक जिले को वो देखता था, और साथ में राज्य के जो मुख्य सचिव से सीधी अपडेट लेते थे। तो इनका बड़ा अच्छे से विकास हुआ। नीति आयोग जो है ग्रेडिंग रैंकिंग निकालती थी इनकी आकांक्षी जिलों की, अभी निकलती। जब ये सफल हुआ तो ये लेके आ गया क्या? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। अब ब्लॉक स्तर को भी आकांक्षी बनाया जाएगा। 500 ब्लॉकों को अब इन्होंने यहाँ पे चुना है। फिर पीएम पीबीटीजी विकास कार्यक्रम, इसके लिए 15,000 करोड़ की व्यवस्था की है। क्या होते हैं पीबीटीजी? एक बात तो है इस गवर्नमेंट में मैंने देखी
लोग चाहे इसको माने या ना माने, एक गवर्नमेंट देखती है जो सबसे ज्यादा वंचित हो, सबसे ज्यादा वंचित। अब ये वंचित क्या है ना, इनका कोई वोट बैंक नहीं है। अभी बताता हूँ, पीवीटी जी बताऊंगा तो समझ में आ जाए। इनका कोई वोट बैंक नहीं है, संख्या भी इनकी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये उनके लिए काम करती है। अब देखो 15,000 करोड़ की व्यवस्था की है, ये होते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। वल्नरेबल मतलब हमेशा ये वल्नरेबल रहते हैं किसी भी समस्या के प्रति। आपने देखा होगा, आपके गांव में आते हैं, कभी बाहर से आते हैं, टेंट वगैरह एक उसका पॉलीथीन का ये लगा के रहते हैं, फिर लोहा वगैरह जो होता है उसको पिघला के, है ना, जो बोलते हैं इसका हाथ है एक हाथिया, वैसे ये करके लोहे के औजार बनाए, और भी यही सब काम करते हैं। ये एक प्रकार की घुमंतु जनजाति होती है। इनके पास ना अपना घर होता ना कुछ, घूम घूम के दिन भर मेहनत करके रोजगार अपना पाते हैं और कड़ी मेहनत करके कमाते हैं। फिर भी बारिश हो गया, गर्मी का सीजन, सर्दी का सीजन, सब ऐसे ही खुले में मैदान में बिताते हैं। इतने वल्नरेबल एक ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। ऐसे 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं आपके इंडिया में, ठीक है। इनके लिए कोई गवर्नमेंट नहीं सोचती, हल्का फुल्का दे दिया, राशन भी नहीं मिलता है, इनके पास कोई निवास भी नहीं, स्थायी कुछ भी नहीं। अब गवर्नमेंट ने सोच के सीधा बजट का प्रावधान कर दिया, यहाँ से इनके लिए काम हो जाएगा। अब इनके जिनके पास स्थायी निवास नहीं है, वो कौन सा वोट बैंक है? कोई वोट बैंक नहीं, लेकिन गवर्नमेंट सोच रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट के जो थे, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक कोई गवर्नमेंट अभी तक स्वतंत्रता के बाद नहीं पहुंची। अब आप देखोगे ये गवर्नमेंट एकदम भर भर के पैसा और बजट वहाँ के लिए दे रही है और विकास कार्य हो रहा है, तभी ये जीत भी रहे। अगला देखते हैं, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खुला हुआ है, बहुत पहले का करंट है। ऐसे 30 और खोले जाएंगे जो इंटरनेशनल सेंटर होंगे। पर्यटन के लिए देखो अपना देश नामक एक योजना चलाई है। इस प्रकार से मेन बजट के प्रावधान है। सकल कर राजस्व जीडीपी का एक अनुपात, तो जीडीपी अलग चीज है, जो मैंने बताया कि देश भर में देश में जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, पूरे वर्ष भर में जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन देश के अंदर हो रहा है वो जीडीपी। इसमें लोग जो कर रहे हैं वो भी शामिल होता है, जो काम कर रहे हो, जो आप सैलरी पा रहे हो वो भी शामिल होता है। और जो कर राजस्व क्या होता है, जो आप कर दे रहे हो गवर्नमेंट को। तो कर जीडीपी अनुपात कितना है? 11.1%। ये बहुत अच्छी चीज है, बढ़ रहा है लगातार। जीडीपी का जितना आकार है, कर राजस्व भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। प्रत्यक्ष कर 6% है, अप्रत्यक्ष कर 5.1% है। अब आ जाते हैं यूपी के बजट पे। 2023-24 का बजट है यूपी का। किसने पेश किया? सुरेश खन्ना वित्त मंत्री हैं, इस टाइम पे भी वही हैं। 22 फरवरी 2023 को इन्होंने पेश किया। कुल बजट कितना है? 6.90 लाख करोड़ का, 6,90,242 करोड़। राजस्व प्राप्तियां कितने की हैं? 5,70,865 करोड़, 5,70,865 करोड़। ये जो बजट है समझो कि पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ा के पेश किया गया, ठीक है। अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है? 1,12,427 करोड़। जहाँ पे पूंजी का आ जाए वहाँ समझ लें कि संपत्ति में, या तो संपत्ति में बढ़ावा हो रहा है, या क्या हो रहा है कि अपन ने किसी को देनदारी दी है, खुद से दी है। दो ही चीज़ें पूंजीगत प्राप्तियों में, दो ही चीज़ें जुटती हैं, या तो आपने संपत्ति को बढ़ावा दिया है, या संपत्ति बेच के आपने पैसा कमाया है, या देनदारी आपकी बढ़ी है। आगे आते हैं, जो प्राप्त किया है अगर उससे। दूसरा चीज, जब आप खर्च करोगे तो आप क्या करोगे? या तो संपत्ति बनाओगे, और या फिर आप किसी को लोन दे दोगे, किसी और देश को। राज्य जीएसटी तथा वैट से राजस्व संग्रह का लक्ष्य देख लेते हैं, कितना रखा है। राज्य जीएसटी तथा वैट यूपी ने 1,50,000 करोड़, इतने तो बजट होते हैं। अगर टॉप फाइव राज्य छोड़ दो ऊपर से, तो उसके बाद राज्यों के बजट इतने होते हैं 1,50,000 करोड़, जितना इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ये तो हम जीएसटी और वैट से ही कमाएंगे। फिर केंद्र के करों में हिस्सा, प्लस केंद्र द्वारा जो राजस्व मिलता है, अनुदान मिलता है, अनुदान मतलब वो चुकाना नहीं पड़ता, वो सब मिला के और चीज़ों से राजस्व तो बहुत बड़ा है। राजकोषीय घाटा कितना है? 84,883 करोड़, कितना? 3.48। तो राज्यों को अभी अलाउ किया था कि 3.50% तक आप क्या राजकोषीय घाटा रख सकते हैं, तो उसी हिसाब से 3.48% रखा है। देश की जीडीपी में यूपी का योगदान कितना है? 8%।
2021-22 में SGDP स्टेट GDP की बात हो रही, GSDP भी इसको बोलते हैं, में 16.8% की ये बाजार चालू कीमत पे है। दो कीमतें होती हैं देखो, एक होती है आपकी आधार वर्ष स्थिर कीमत, उसमें आधार वर्ष अभी चल रहा है 2011-12, तो 2011-12 में जो रेट थे चीज़ों के उस हिसाब से जोड़ा जाता है। इससे वास्तविकता पता चलती है, जो मूल्य वृद्धि हुई है वो नहीं जुड़ती है, कि जो मुद्रास्फीति हो जाती है वो नहीं जुड़ती है, एक्चुअल में पता चलता है वैल्यू की क्या है। तो वो जो मूल्य वृद्धि के साथ जो देश इसकी प्रदेश की GDP वृद्धि हुई है वो हुई है 16.8%। आधार वर्ष पे जाओगे तो 11 साढ़े 11 के आसपास होगी, वो देख लेना एक बार। यूपी में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें MOU साइन किए गए, अलग अलग प्राइवेट कंपनी के बड़े बड़े मालिक आए थे। लक्ष्य इन्होंने रखा था 30 लाख करोड़ के नीचे का, और साइन कितने हो गए? 33.50 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। 19,000 से ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है MOU को। ये जब साइन हो जाते हैं, इसके बाद कंपनियां क्या है ना, उसमें पूरा ढांचा बता देती हैं कि हम यहाँ इंटरेस्टेड हैं, इस क्षेत्र में इतना इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, पूरी डिटेल देती हैं। आगे चल के इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते भी हैं, रियल में होते हैं, ज़मीन पे उतर आते हैं। सोचो इसका 50% हो तो भी आपके कितने हो गए? 17 लाख करोड़। 17 लाख करोड़ इन्वेस्ट हो जाए तो पूरी दशा और दिशा बदल जाए यूपी की। G20 देशों की समूह की होने वाली बैठकों में से 11 बैठकें यूपी के 4 शहरों में, अभी यूपी PCS में क्वेश्चन आए थे। G20 से बहुत क्वेश्चन आने वाले, हर एग्जाम में आने वाले 1 साल तक, तो इसका बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। प्लस बजट और आर्थिक समीक्षा भी अब जो आपकी आएगी अगले साल आएगी आपकी 1 फेब को, तो तब तक के लिए यही बजट और आर्थिक समीक्षा ही काम आएगी। कहाँ कहाँ होंगी? 11 बैठकें होनी है 4 शहरों में, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। ये क्वेश्चन आया था आपका। दुग्ध, गन्ना, चीनी तथा एथेनॉल आपूर्ति में यूपी नंबर 1 है। दूध, गन्ना, चीनी और एथेनॉल, इसकी आपूर्ति करने में। किसानों को DBT, अभी एक आया था कि चीनी में आपका कौन हो गया है? महाराष्ट्र हो गया है, लेकिन ये यूपी के बजट के हिसाब से बता रहे हैं, बजट में यही दिया था तो वो यहाँ पे लिख दिया गया। इसको एक बार कंफर्म कर लें, करंट से अपडेट कर लें। किसानों को DBT भुगतान तथा अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण मामलों में भी यूपी प्रथम है। तो अटल पेंशन योजना एक चलती है, उसमें पहले आप जमा करो कुछ 40 साल से लेके 60 साल तक, 60 साल के बाद आपको फिर पेंशन मिलती है, ठीक है। और DBT तो जानते हो, जो आपको PM किसान योजना चलती है, किसान सम्मान निधि, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट आपके खाते में पैसे चला जाता है, उसको बोलते हैं DBT, ठीक है। तो इसके माध्यम से अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण, जो लोगों ने खुद से पंजीकरण कराया, इन मामलों में यूपी प्रथम है। यूपी की ऊर्जा उत्पादन क्षमता देख लेते हैं कितनी है। हर एक चीज़ से, मेंस वालों को भी बहुत काम आएगा, जो भी यूपी PCS का मेंस लेने जाएंगे ना, उनके लिए ये डेटा बहुत काम का है। 2016-17 में विद्युत उत्पादन क्षमता जो थी वो थी 16,348 मेगावाट। 2021-22 में कितनी होगी? 28,000 मेगावाट। 2022-23 में कितनी हो गई? 30,806 मेगावाट। ये लक्ष्य रखा है, ठीक है, कि इतनी हमको उत्पादन क्षमता करनी है। नई योजनाएं कितने की? इस बजट में नई योजनाएं जो हैं वो कितने करोड़ की घोषित की गई? तो वो है 32,721 करोड़। बाकी पुरानी योजनाओं को ही बजट आवंटन किया गया। 2023-24 में GSDP, जो स्टेट की GDP है, उसकी वृद्धि का अनुमान है 19%। सोचो 19% तक ये लोग अनुमान लगा रहे, वो पूरा भी कर रहे हैं। तो यूपी बहुत तीव्र गति से, अब सोचो GDP आपकी 1/5 बढ़ जा रही है 1 साल में, ये बहुत बड़ी चीज है। रुपये प्राप्ति के साधन, ठीक है, क्या क्या साधन है यूपी के, ये पूछा जाता है। तो स्वयं का कर राजस्व है, वो योगदान देता है 38.8%। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा जो वित्त आयोग डिसाइड करता है, कर दिया अभी जो 15वां वित्त आयोग है उसने, ठीक है। तो राज्यों का हिस्सा कितना है? 27.0% ये योगदान देता है। यूपी का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलता है 14.9%। लोक ऋण 14.6% जो यूपी ऋण लेता है। तो यूपी के जो टोटल खर्चे हैं, उन खर्चे में 39% पैसा तो स्वयं के राजस्व से आता है, जो यूपी को पैसा मिलता है, ठीक है, जो उसकी प्राप्तियां हैं उनमें बता रहा हूँ। कुल प्राप्तियों में 39% नहीं, तो बाकी राज्यों में देखोगे तो ये वाला हिस्सा बहुत आगे होता है, फिर दूसरे नंबर पे ये होता है, फिर तीसरे नंबर पे ये होता है।
यूपी में ये मामला थोड़ा सा उल्टा है और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। फिर आते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय देखो 21.7% है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देश का मैंने बताया ना पूंजीगत व्यय कितना है, 2.5%। वो तो जीडीपी का है। खैर देश का 20 से नीचे है, ठीक, जो टोटल इन्होंने बजट अनाउंस किया। पूंजीगत व्यय अगर आप 1/5 जो है ना इसका हिस्सा पूंजीगत चीज़ों पे व्यय कर रहे हो, सोचो कि इंफ्रा पे बहुत बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। फिर आते हैं मौद्रिक नीति वक्तव्य, जो मैंने बताया। एमपीसी होती है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 होते हैं गवर्नमेंट की। एक कमेटी होती है कैबिनेट सचिव के लिए, वो चुनती है, ठीक है। एक नियुक्ति या खोज समिति होती है, वो खोजती है। तो 3 मेंबर्स गवर्नमेंट चुनती है, 3 आरबीआई के होते हैं। इसमें गवर्नर भी होता है, एक डिप्टी गवर्नर होता है, एक और होता है अधिकारी। ये बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब डिसाइड होता है। इसी से महंगाई और वृद्धि दर दोनों चीज़ें ये लोग कंट्रोल करते हैं। जब इकोनॉमिक्स डिटेल में पढ़ाएंगे, वैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का वीडियो पढ़ा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल करते हैं। अब इसमें ये क्या करते हैं, एक रेट बता देते हैं, जैसे सीआरआर बता दिया उन्होंने, इसी से ही सब जुड़े होते हैं। तो सीआरआर रेट नहीं होता, सीआरआर तो वो होता है जो आरबीआई के पास बैंक की जो कुल जमा होती है, वो अपनी जमा का एक हिस्सा, इतना हिस्सा बैंक को कैश रूप में, कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है और इस पे आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता है इनको। तो 4.5%, इसके पहले कुछ टाइम पहले 3.5 ही था। तो इस पे बैंकों की क्षमता कम हो जाती है लॉन देने की, क्योंकि जितना बैंक के पास आया पैसा, बैंक कहाँ से, जनता का पैसा रखती है। तो बैंक का जितना पैसा है 4.5% आरबीआई ने रख लिया कैश में। आरबीआई ये पैसा गवर्नमेंट को दे देती है, तो गवर्नमेंट को एक प्रकार से फ्री का लोन मिल जाता है। एसएलआर जो है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। एसएलआर 18% है, ये 18 ही था। ये होता है बैंकों को सोना या सरकार की प्रतिभूतियों में, सोना की फॉर्म में रख सकता है, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके फॉर्म में रखना पड़ता है। इससे क्या होता है, या कैश में रखना पड़ता है अपने पास बैंकों को, जिससे कि बैंक जब कोई पैसा जिसने जमा किया है वो लेने आए तो बैंक दे पाए। ऐसा नहीं है कि बैंक के पास जितना पैसा है उसने सारा लोन पे दे दिया दूसरे बड़े उद्योगपतियों को, फिर जो आम आदमी मांगने आया बोले अभी है ही नहीं पैसा। तो इसलिए इनकी एक बैंकों की तरलता बनाए रखने के लिए ये होता है। रेपो रेट क्या होता है, गवर्नमेंट प्रतिभूति रख के बैंक जो पैसा देता है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, बॉन्ड होते हैं, बैंक अपने पास रख लेता है और पैसा दे देता है बैंकों को ब्याज दर पे। तो 6.5% ब्याज दर पे बैंक देगा, आरबीआई देगा अदर बैंकों को। बैंकों को लोन लेना पड़ता है, तो बैंक सोचो 8 या 10% से कम क्या दे पाएंगे, इसलिए ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। जब ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो लोगों के पास पैसा क्या होता है, कम होता है, निवेश भी कम हो जाता है अपने आप, और महंगाई कम हो जाती है। तो महंगाई कम करने के चक्कर में वृद्धि दर भी घट जाती है। रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है कि आरबीआई क्या करता है, इसमें ब्याज देता है, लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेता है, बैंकों से खुद के पास रखता है और बैंकों को ब्याज देता है। तो ये देखो कितना रखा हुआ है इन्होंने। एक टाइम पे 0.25 का ही अंतर होता था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में, लेकिन अभी कितना है 3.35, आधे डबल का अंतर हो गया। बैंक रेट क्या होता है, इसमें प्राइवेट सिक्योरिटीज होती हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटीज होती हैं या बॉन्ड होते हैं। इनको रख के आरबीआई क्या करता है, लोन देता है। एमएसएफ ऐसी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जो एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, बैंकों की कुल जमा होती है उसका 2% तक आरबीआई दैनिक आधार पर बैंकों को लोन दे देता है, तो ये उसका ब्याज दर होता है। तो इस प्रकार से सारे रेट हैं जो अभी चल रहे हैं, हाल फिलहाल में बदलते रहते हैं, हर 2 महीने में मीटिंग होती है, उसमें ये नई बैंक रेट वगैरह जारी कर देते हैं। अगला देखते हैं करंट का, भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स एनएसई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एनएसई क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी। इसके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड, म्यूनिसिपल क्या होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, म्यूनिसिपालिटी, उसके लिए जारी किया गया। 28 नगर पालिकाएं इसमें शामिल है। इंडेक्स है एक प्रकार का कि सारे बॉन्डों को जो अलग अलग नगर पालिका ने जारी किए उनकी एक रैंकिंग निकाले, है ना, वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक ऐसा पहला बन गया पेमेंट बैंक जिसने यूपीआई लाइट लॉन्च किया है।
इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 आई है, इसका 10वां संस्करण। इसमें बताया है कि एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार देने की क्षमता किस शहर में ज़्यादा है, किस राज्य में ज़्यादा है। तो यूपी में सर्वाधिक, ये देखो, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, जो रोजगार दिए गए हैं उस पर बात हो रही है, फिर आंध्र में, फिर राजस्थान में। तो यूपी इस पे फर्स्ट पे है। शीर्ष नियोजनता वाले शहर, एम्प्लॉयबिलिटी वाले शहर कौन से? मुंबई, लखनऊ, फिर मंगलौर। तो लखनऊ यहाँ पे सेकंड पे है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज। बुलियंस क्या होते हैं? महंगी वस्तुएं, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, ठीक है। तो इसका एक एक्सचेंज खोला गया कहाँ? गिफ्ट सिटी में, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी है, गांधीनगर में आपकी। यहाँ पे देश के कानून लागू नहीं होते, देश की टैक्स व्यवस्था लागू नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें टैक्स फ्री हैं, ठीक है। ये बनाई गई है कि एक प्रकार का ये विदेशी क्षेत्र है देश के अंदर, तो यहाँ पे लोग आके फ्री में काम कर सकें, फ्री में चीज़ें बना सकें, इससे देश के निर्यात बढ़ेगा और देश को फायदा होगा एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे वित्तीय सेवा केंद्र एक खोला गया था, फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई, अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की। फिर एक होता है नमूना पंजीकरण प्रणाली। क्या होता है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये होता है एक प्रकार का सर्वे होता है, उसमें पंजीकरण होता है, कितने मातृ दर, कितने शिशु मृत्यु दर, ये सब होती है बात। तो इसमें बताया कि शिशु मृत्यु दर जो है पहले 30 थी, 2020 में 28 हो गई है, कम होती जा रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। कुल प्रजनन दर 2.0 हो गई है। रिप्लेसेबल रेट होता है 2.1, उससे भी कम हो गई। दैट मीन्स अब हमारी जनसंख्या 10-20 साल बाद बढ़नी कम हो जाएगी। उच्चतम प्रजनन दर बिहार में है 3.0, न्यूनतम दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में 1.4। फिर नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS का एक नया बुलेटिन है मई 2022 में। इसमें क्या बोला? सर्वाधिक जन्म दर कहाँ है? बिहार में 25.5। सबसे कम कहाँ है? 13.2 केरल में। यूटीज में सबसे कम कहाँ है? अंडमान निकोबार में 10.8। शीर्ष जन्म दर वाले 5 राज्य देख लो, बिहार 25.5, यूपी 25.1, MP 24.1, राजस्थान 23.5 और मेघालय आपके 22.9। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ था अभी। उसमें बोला है कि संस्थागत जन्म, मतलब हॉस्पिटल वगैरह में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, यहाँ पे जन्म दर कितनी बढ़ गई है? 89% जन्म जो हो रहे हैं अब संस्था के अंदर हो रहे हैं। पहले 1-2 साल पहले कितने थे? 79%। टोटल फर्टिलिटी रेशियो या रेट जो है वो 2.0 है। फिर अगला, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों बन गया। पहले चीन था चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, उत्पादक, अब भारत है। निर्यात में भारत सेकंड नंबर पे है। विश्व की वन स्थिति रिपोर्ट जारी हुई थी आपकी, है ना, यूपी की वन, ये वन दरोगा के लिए पढ़ाया गया था आपको। वनों पे तो पूरा सब कुछ डिटेल में वीडियो पढ़े हैं। जिसको भी वन स्थिति या वन से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए, आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे वीडियोज पड़े होंगे, डिटेल में पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे देख सकते हो, ठीक। तो किसने किया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। मुख्यालय कहाँ है इसका? इटली में। इटली, दो इटालियन पिज्ज़ा बहुत फेमस है, पिज्ज़ा इटली से है, तो पिज्ज़ा खाने वाली चीज़ है। और FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसी से जोड़ सकते हो। तो इटली में इसका। सियोल में विश्व, सियोल कहाँ है आपकी? दक्षिण कोरिया की राजधानी है। यहाँ पे विश्व वानिकी कांग्रेस हुई थी, एक सभा हुई थी विश्व वानिकी की, इसमें जारी की गई। इसमें बोला गया कि विश्व के कुल क्षेत्रफल के 31% भाग पे क्या है? वन है, और 4.0 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में ये है। देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। ग्रीन स्टील क्या होता है? कि जो स्टील बनता है उसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, बिजली की जरूरत पड़ती है। तो ये ऊर्जा क्या होती है? पहले कोयला आधार संयंत्रों से होती है, लेकिन एक ब्रांड, कल्याणी ब्रांड है, इसने जारी किया कि इसमें जो ऊर्जा लगेगी वो सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज से, ग्रीन ऊर्जा लगेगी, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसी से लगेंगे। तो कल्याणी फेरेस्टा नामक की कंपनी है, उसने ये लॉन्च किया। लीड्स एक करके रैंकिंग आती है, लीड्स का फुल फॉर्म देख लो, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। लॉजिस्टिक होता है जब आप कोई पार्सल लेके जाओ, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत बड़े बड़े टैंकर हो सकते हैं, कंटेनर, तो उनको इजी तरीके से कितने इधर से उधर ट्रांसफर कम टाइम में हो सकता है, उसकी एक रैंकिंग है। इसमें अचीवर्स जिसने प्राप्त कर लिया, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, यूपी,
ये स्थल रुद्ध हैं, ये कहीं ना बंदरगाह नहीं है, इनके आसपास समुद्र नहीं है, ठीक है। दूसरा है महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये तटीय है, बंदरगाह वाले। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के मामले में भारत दुनिया में 7वें स्थान पे आ गया। शीर्ष पे क्या है? यूएसए, फिर चीन है, फिर हांगकांग है। इसका ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन था चीन का हांगकांग। सोचो कितनी ज़्यादा तरक्की। हांगकांग आज भी टॉप 5 में शेयर मार्केट है। अब थोड़ा सा पिछड़ रहा है क्योंकि चीन ने अभी एक कानून पास किया था और यहाँ पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे हांगकांग। पहले ये क्या था कि बहुत सारी यहाँ पे स्वतंत्रताएं मिलेंगी थी। अगला है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022, MDP, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कौन निकालता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और OPHDI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है। भारत में लास्ट 15 वर्ष में कितना 41.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। एक टाइम आया था जब 27 मिलियन की बात हो रही थी, 27 करोड़ की, 2005 से 2015-16 तक। लेकिन अब ये नई रिपोर्ट आ गई, इसमें बोला है कि पिछले 15 वर्ष में 41.5 करोड़ लोग। इसमें 10 होते हैं, एक्चुअली 10 सूचकांक होते हैं। शिक्षा के 2 होते हैं, स्वास्थ्य के 2 होते हैं और जीवन स्तर के 10 होते हैं। उसमें देखते हैं शौचालय है, बिजली है आपके पास कि नहीं, स्वच्छ पेयजल है, फर्श है कि नहीं है, वाहन वगैरह है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो भारत का MPI मूल्य कितना है? 0.69 2022 में, और 2015-16 में कितना था? 0.122। तो ये कम होता जा रहा है। दैट मीन्स कम जनसंख्या बची है जो MPI के नीचे है। तो गरीबी के नीचे कम जनसंख्या बची है, दैट मीन्स देश की स्थिति सुधरती जा रही है। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? बिहार में अभी भी 51.9% जनसंख्या जो है बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त है। फिर झारखंड 42.16, यूपी में 37.79, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गरीबी। यूपी का स्कोर कितना है? 0.18। अगर केरल का देखोगे तो केरल का 1% से भी कम जनसंख्या है, लेस देन 1%, जो बहुआयामी गरीबी के नीचे है। इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, सोचो। मानव विकास रिपोर्ट 2022 देख लेते हैं। भारत की रैंकिंग कितनी? HDI इंडेक्स है, UNDP निकालता है, ठीक है। इसमें ही स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर होते हैं आयाम इसके। भारत कितने? 132 रैंक। भारत की 129, 30, 31, 32 ऐसे टहलती रहती है, ठीक है। 0.633 इसका क्या है? स्कोर है भारत का। और शीर्ष पे कौन है? आइसलैंड। यहाँ पे जितने भी अभी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट था वो करा दिया गया। एक इकोनॉमिक्स का वीडियो आएगा, उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी, टर्मिनोलॉजी होगी, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, एक 2 आवर्स का इकोनॉमिक्स का वीडियो पड़ा हुआ है आपका। कहाँ पे पड़ा है? यूट्यूब पे, GS रिवॉल्यूशन पे। उसको पूरा देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी बचेगी, एक वीडियो आ जाएगा वहाँ से क्लियर। करंट से डेटा वाला इकोनॉमिक सर्वे, यूपी बजट, ये सब यहाँ से आपका क्लियर हो ही गया। अब थोड़ा सा बचा है उत्पादन, एग्रीकल्चर उत्पादन, खनिज उत्पादन, देश में कौन नंबर 1 पे है और दुनिया में कौन नंबर 1 पे। इस पे एक क्लास आएगी, प्लस और जो भी डेटा होगा उस पे आ जाएगी। इकोनॉमिक्स आपकी वीडियो के लिए मोर देन इनफ हो जाएगी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर नहीं किया शेयर करते रहें आप लोग। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया वो ऐप पे जाके कोर्स ले सकते हैं। फीस ओनली 299 है पूरे कोर्स की। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फिनिश हो चुकी हैं, जैसे कि ज्योग्राफी फिनिश हो चुकी है पूरी, इसके बाद आपकी पॉलिटी पूरी फिनिश हो चुकी है, एंशिएंट हिस्ट्री फिनिश हो चुकी है, हिंदी की 29 टॉपिक्स की PDF प्रोवाइड करा दी गई हैंड रिटन। करंट आपका चल ही रहा है, करंट तो सबको फ्री मिल रहा है। टेस्ट आपके 3 से 4 दिन में होते रहेंगे, टास्क लोगों को मिलते रहेंगे, सुपर ग्रुप वगैरह बन चुका है, ठीक है। ये सारे काम हो गए, सिर्फ मॉडर्न बची है आपकी, और आपकी बची है कौन सी? मेडाइवल। ये 2 हिस्ट्री बची है, एक बड़ी स्पीड से होंगी। यूपी स्पेशल के भी टास्क PDF अपलोड कर दी गई हैं, उस पर भी वीडियो आपकी नेक्स्ट 2 से 3 दिन में सारे आ जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।